सभी को नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आर.पी. बागड़ी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का जो ये वीडियो है वो है बीकॉम पार्ट 3 ABST का जो पेपर सेकंड है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। इससे संबंधित वीडियो मैंने इससे पहले भी आपको बताए थे और आज का जो टॉपिक वीडियो है वो है माल एवं सेवा कर का परिचय। जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, उसका चैप्टर है, उसमें है माल एवं सेवा कर की आवश्यकता। हमें माल और सेवा कर की आवश्यकता क्यों पड़ी? नीड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, इसकी हमें आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो सामान्यतः जनता को लाभ प्रदान करने के लिए अप्रत्यक्ष करों में सुधार किया जाता है रहा है। इसी उद्देश्य से इनपुट कर जमा का लाभ देने के लिए उत्पाद शुल्क के संबंध में 1984 में कैनवेट प्रणाली को लागू किया गया। 1984 में ये कैनवेट प्रणाली लागू हुई थी। इसी प्रकार पुराने बिक्री कर के स्थान पर 2003 में के बाद से विभिन्न राज्यों में वेट प्रणाली लागू की गई और इसमें भी इनपुट कर जमा का प्रावधान किया गया था। इसके बावजूद भी भारतीय माल एवं सेवा कर GST की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि ये जो भी अधिनियम बने थे इनमें कुछ कमियां थी और उन कमियों के कारण ये GST एक्ट की आवश्यकता महसूस हुई। तो उसमें कमियां कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले जो मौजूदा अप्रत्यक्ष कर ढांचे में कमियां, जो कौन कौन सी कमियां थी उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली कमी तो ये थी कि कर पर कर लगाना, टैक्स पर ही टैक्स हो जाता था। अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुएं पहुँचने के पूर्व जितने भी कर लगाए जाते थे उनको वस्तु की लागत में सम्मिलित कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए सपोज कीजिए कि पश्चिम बंगाल में कोई माल बनाने के बाद राजस्थान में लाया जाता है, तो इस माल पर सर्वप्रथम एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी और उसके बाद CST और इसके बाद माल के परिवहन पर सेवा कर लगाया गया। ये सभी कर राजस्थान के व्यापारी की माल की लागत में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। जब राजस्थान का व्यापारी उस माल को बेचेगा तथा वेट वसूल करेगा तो विभिन्न करों सहित उसकी लागत उस पर वेट वसूल करेगा। इस प्रकार उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और उसका भार उपभोक्ता पे पड़ता है, इसलिए उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। दूसरी कमी ये थी कि अनेक करों के कारण कुल भार उपभोक्ता का अधिक होना। जो मैंने अभी बताया था कि माल के निर्मित होने से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने के दौरान अनेक करों के लगाए जाने के कारण वस्तु अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी महंगी हो जाती है और उसी माल पर उत्पाद शुल्क, केंद्रीय विक्रय कर, सेवा कर एवं राज्य वेट मिलाकर करों की दर एवं राशि दोनों काफ़ी अधिक हो जाते हैं और उपभोक्ता की वस्तुएं महंगी मिलती हैं। तीसरी जो स्थिति है, विभिन्न राज्य सरकारों के राजस्व हितों में टकराव। हमारे देश में कुछ राज्यों में या तो वस्तुओं का उत्पादन अथवा निर्माण अधिक होता है अथवा खनिज पदार्थों की उपलब्धता अधिक है। दूसरी तरफ अनेक ऐसे राज्य हैं जिनमें वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण कम होता है। ये उपभोक्ता राज्य कहलाते हैं। उत्पादक राज्य से माल दूसरे राज्य में जाता है तो वह राज्य केंद्रीय विक्रय कर लगाता है, जिसकी दर वह अधिक रखने का प्रयास करता है जिससे उसको राजस्व अधिक प्राप्त हो। दूसरी तरफ उपभोक्ता राज्य की सरकार माल विक्रय पर वेट की दर, वैल्यू एडेड जो टैक्स है उसकी दर अधिक रखेगी, जिससे उस राज्य सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त हो। दोनों करों का भार देना अंत में उपभोक्ता को ही पड़ेगा और वस्तु और महंगी हो जाएगी। इसके बाद इनपुट कर जमा प्रदान करने में सामंजस्य का अभाव।
लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्रोवाइडिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसमें कुछ करों के संबंध में तो इनपुट कर जमा का प्रावधान ही नहीं है तथा कुछ करों में इनपुट कर जमा का प्रावधान यद्यपि है, परंतु ऐसी कर जमा केवल उसी कर के संबंध में है, दूसरे कर के संबंध में नहीं है। उदाहरण के लिए सब देखें तो केंद्रीय विक्रय कर के संबंध में इनपुट कर जमा का प्रावधान नहीं है और दूसरी तरफ जो उत्पाद शुल्क के संबंध में यद्यपि कर जमा का प्रावधान है, परंतु यह उत्पाद शुल्क के संबंध में ही है। राज्य वेट के कर से इसकी जमा नहीं ली जा सकती। इसी प्रकार वेट कर की इनपुट कर जमा उत्पाद शुल्क के कर से नहीं ली जा सकती है, इससे उपभोक्ता को राहत नहीं मिलती है। इससे अगला पॉइंट है वो है प्रशासनिक व्ययों का अधिक होना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस टू बी हाई। विभिन्न करों के प्रशासन के लिए अलग अलग व्यवस्था होने के कारण सरकार के प्रशासनिक व्ययों में कमी नहीं आती है। उदाहरण के लिए उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क का प्रशासन एक अलग बोर्ड, उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड द्वारा किया जाता है, परंतु बिक्री कर वेट का प्रशासन प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य में अलग अलग किया जाता है। इससे प्रशासनिक व्ययों का भार अधिक होता है जो अंतिम रूप से उपभोक्ता को ही भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार कर चोरी और काले धन में कोई कमी नहीं। तो कर चोरी और काले धन में कोई कमी नहीं होती है। नो डिडक्शन इन टैक्स इवेजन इन ब्लैक मनी। कर चोरी और काले धन के निर्माण की समस्या हमारे देश में काफ़ी पुरानी है। समय समय पर सरकार द्वारा इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, परंतु इस दिशा में कोई ठोस और अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। सरकार चलाने वाले राजनेता, कर विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी, व्यापारी एवं उपभोक्ता, जनता कोई भी इसके प्रति गंभीर नहीं है। ग्राहक को अक्सर ये कहते सुना जा सकता है कुछ कीमत कम कर दो, हमें बिल की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोग जब मार्केट जाते हैं तो यही बात कहते हैं कि बिल की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें तो रेट कम चाहिए। इसी प्रकार कर विभाग के कर्मचारी ये कहते सुने जा सकते हैं कि सारा काम ठीक से करो, हम कहाँ जाएंगे, हम तो हमारा हिस्सा चाहिए ही। इसी प्रकार राजनेताओं को अपने चुनाव खर्चे के लिए वसूली चाहिए तो उन्हें भी व्यापारियों को ढील देनी पड़ती है। अपने व्यापारी अपने लाभ में वृद्धि कर लेता है, चूँकि कर प्रणाली में पारदर्शिता नहीं है, अतः चंद अपवादों को छोड़कर अधिकांश लोग कर चोरी और काले धन में भागीदार बन जाते हैं। अगला पॉइंट है जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में कठिनाई। राष्ट्रीय इंटरनेशनल करों को अधिकता और ऊंची दरों के कारण हमारे देश में निर्मित वस्तुएं अक्सर महंगी होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरे देशों के मुकाबले में हमें माल बेचने में कठिनाई आती है। दूसरे देशों में माल सस्ता होने के कारण उन्हें आसानी से विदेश में बाजार मिल जाता है और इसी प्रकार हमारे देश में भी दूसरे देश वही माल सस्ती दर पर उपलब्ध करा देते हैं। इससे हमारे देश में उद्योगों को नुकसान पहुंचता है। अक्सर चीन, जापान, स्विट्ज़रलैंड आदि देशों को माल हमारे देश में हमारी वस्तुओं की कीमत में सस्ती कीमत मिल जाती है। इसी कारण निर्यात कर हटाकर और आयात कर ऊंची करके हमारे यहाँ उद्यमियों को मदद करनी पड़ती है ताकि प्रतिस्पर्धा में टिके रहे। इसके बाद अपन बात करते हैं माल एवं सेवा कर का अर्थ। माल एवं सेवा कर का अर्थ, तो इसमें माल एवं सेवा कर किसे कहेंगे, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(12)A के अनुसार मानवीय उपभोग की शराब की पूर्ति पर देकर के अलावा माल एवं सेवा या दोनों की आपूर्ति में कर है। संविधान में दी गई जीएसटी की यह परिभाषा संक्षिप्त है, छोटी सी परिभाषा दी हुई है अपने संविधान में तथा इसकी विशेषताओं पर कोई प्रकाश नहीं डालती, अतः हमें विद्वानों के विचारों को ध्यान में रखकर इसका अर्थ समझना होगा। तो वो यह है कि माल एवं सेवा कर, माल एवं सेवाओं का उपभोग पर लगाया गया गंतव्य आधारित कर है। यह निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक प्रत्येक लेन देन पर लगाए जाने वाला कर है, जिसमें पिछले लेन देनों पर चुकाए गए करों की जमा क्षतिपूर्ति के रूप में स्वीकृत हो जाती है। संक्षेप में यह एक ऐसा कर है जिसमें केवल मूल्य वृद्धि वैल्यू एडिक्शन पर ही कर लगाया जाता है तथा इस कर का भार अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। अब इसकी जो
विशेषताएं हैं उसके बारे में भी परिचर्चा कर लेते हैं। इसकी विशेषताओं में माल एवं सेवा कर का अप्रत्यक्ष कर है। यह समस्त माल एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह कर केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगाया जाता है। यह गंतव्य आधारित उपभोग पर कर है। हमारे देश में दोहरा जीएसटी मॉडल को लागू किया गया है। अनेक अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर कर और काफ़ी कुछ है, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। कल जब अपन बात करेंगे तो इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे और माल और सेवा कर के लाभ के बारे में परिचर्चा करेंगे और इसकी हानियों पर भी अपन कल का वीडियो या इससे आने वाले वीडियोज़ में अपन इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।